प्रभा अपने घर के आंगन के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सामने वाले घर के बाहर एक ट्रक आकर रुका और कुछ लोग उसमें से सामान उतारकर घर के अंदर रखने लगे। लगता है सामने वाला घर किसी ने खरीद लिया है। कोई बड़ा अमीर आदमी होगा। कितना महंगा महंगा सामान उतर रहा है। झाड़ू लगाकर प्रभा अंदर आती है तो उसके सास ससुर उसे खाना बनाने के लिए कहते हैं। बहू, बाहर झाड़ू लगाते लगाते भूल गई क्या तू कि खाना भी बनाना है? नहीं नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। सामने वाला वो बड़ा घर है ना, वहाँ कोई रहने के लिए आया है। बड़ा महंगा महंगा सामान उतर रहा है, बस वही देखने लग गई थी। अभी खाना बना देती हूँ आपके लिए। प्रभा रसोई में जाती है तो देखती है कि थोड़ा सा ही आटा रखा है। वो जल्दी से आलू की सब्जी बना देती है और कुछ रोटियां बनाकर अपने सास ससुर को खाने के लिए देती है। तुम भी खाना खा लो बहू, प्रकाश भी आता ही होगा। पता नहीं बेचारा पूरी रात नौकरी कैसे करता है। मेरा बेटा कितने दिनों से रात की नींद ही नहीं ले पाया है। अब क्या कर सकते हैं प्रकाश की माँ, काम तो काम है। अब उसे रात की नौकरी मिली है तो रात को ही काम करेगा ना। तुम तो भगवान का शुक्र अदा करो कि उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। हाँ हाँ, मैं तो शुक्र अदा करती ही हूँ। वैसे बहू, कौन लोग आए हैं सामने, पता किया तुमने? नहीं नहीं अम्मा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। और वो लोग इतने अमीर हैं, हम जैसे गरीबों से बात क्यों करेंगे भला? 2-4 दिन में मोहल्ले में अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन लोग हैं। तभी थोड़ी देर में प्रकाश घर आता है। उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता है, हमारे सामने वाले घर में कोई रहने आया है। यहाँ अपने दिन अच्छे नहीं हो रहे। किसी के बारे में मैं क्या देखूं और क्या सोचूं। बहुत बुरी खबर है प्रभा। मेरा ये काम भी जाता रहा। कल अचानक से आंख लगी और तभी मालिक आ गए और उन्होंने मुझे सोता हुआ देख लिया। बस मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब घर कैसे चलेगा जी? मैं तो सोच रही थी कि तनख्वाह आएगी तो रसोई में सामान डलवा देंगे। क्यों रे प्रकाश, तेरी आंख कैसे लग गई? तू कैसे सो सकता है अपनी नौकरी पर? अब क्या बताऊं अम्मा, जब नींद आती है तो बस आती ही है। कौन रोक सकता है उसे? अब मैं कोई नया काम ढूंढ लूंगा। प्रभा, बहुत तेज भूख लगी है, खाना निकाल दो। और प्रभा प्रकाश को खाने के लिए देती है, सिर्फ एक रोटी जो उसके लिए बची थी। बहू, इस तरह तो तू कमजोर हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। सबको पेट भर खाना खिलाती है और खुद आधी रोटी खाती है। कोई बात नहीं अम्मा, आप दोनों की उम्र है खाना खाने की, और प्रकाश को खाना ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो कमाने जाते हैं ना। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। अगले दिन जब प्रभा झाड़ू लगाते हुए सामने वाले घर की तरफ देखती है तो उसके साज सज्जा को देखकर हैरान रह जाती है। लगता है कोई अमीर फैमिली रहने के लिए आई है यहाँ। बालकनी में कितने अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं और बाहर चौकीदार भी। हाँ, काश कि यही नौकरी प्रकाश को मिल जाती तो ही अच्छा होता। कि तभी सामने वाले घर में बालकनी के अंदर एक औरत आती है जिसे देखकर प्रभा हैरान रह जाती है। वो तो उसके साथ उसके मोहल्ले में रहने वाली रजनी थी। हे भगवान, ये तो रजनी है। हाँ, और ये इतनी अमीर कैसे हो गई? लगता है इसकी शादी किसी अमीर घर में हुई है। क्या मैं उसे आवाज दूं? अरे नहीं नहीं, जाने क्या सोचेगी मेरे बारे में। प्रभा ये सोच ही रही थी कि रजनी की नजर भी प्रभा पर पड़ जाती। वो प्रभा को गौर से देखती है और अपनी बालकनी से ही हाथ हिलाने लगती है और इशारा करके उसे बताती है कि वो उसी के घर आ रही है। तो प्रभा भागकर अपने कमरे में जाती है, कमरे का सामान ठीक करने लगती है कि तभी रजनी दरवाजे पर आकर कहती, ओह माय गॉड प्रभा, इतने सालों के बाद तुम्हें देख रही हूँ आज। अरे ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? हालत की तो पूछो ही मत, बहुत बुरी चल रही है रजनी। लेकिन तुम बताओ, इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या किसी अमीर आदमी से शादी की है? अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मेरी शादी नहीं हुई है। मुझे तो बस बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। उसके लिए जब मैंने दिमाग लगाया तो मेरे वारे न्यारे हो गए। अब देखो, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। अब मैं कितनी अमीर हूँ।
क्या बात है रजनी, तू बगैर शादी के इतनी अमीर हो गई। मुझे भी बताना अमीर कैसे बनते हैं। बाएं हाथ का खेल है अमीर होना। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो तू चिंता मत कर, तू बस मेरा साथ दे और देख कैसे मैं तुझे एक ही महीने में अमीर बना देती हूँ। उन दोनों की बात सुनकर प्रभा की सास कहती है, वो सब तो ठीक है बेटी, पर तेरे पास क्या पारस का पत्थर है जो एक महीने में ही तुम इसे अमीर बना दोगी? आप कह सकती हैं अम्मा। वैसे प्रभा, तू इस मोहल्ले में कब से रह रही है? 5 साल तो हो गए हैं मुझे इस मोहल्ले में आई हुई। शादी के बाद यहीं आ गई थी सीधा। अब तो मेरे पास एक बेटा भी है। अभी कुछ दिन पहले ही उसे स्कूल में बिठाया है, यहीं पास के सरकारी स्कूल में। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले प्रभा, अब तेरा बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तू मेरे साथ काम करना शुरू कर दे और देख कितनी जल्दी अमीर होती है तू। फिर तेरा बेटा भी महंगे स्कूल में पढ़ने जाएगा। क्या तुम सच कहती हो रजनी? 1 महीने में मैं अमीर हो जाऊंगी? हाँ हाँ, हो जाओगी। अरे मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, तुम्हें बस मेरा साथ देना है। और फिर रजनी प्रभा के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर प्रभा हैरान हो जाती है। नहीं नहीं रजनी, इस तरह कैसे अमीर हो सकती हूँ मैं? माना कि आस पड़ोस के सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे कहने से मेरी बात भी मान लेंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ ऐसा करना, नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभा। सब लोग ऐसा करके ही तो अमीर बनते हैं आजकल। और तुम लोगों के बारे में सोचोगी ना, फिर तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगी। अरे प्रभा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, एक के ऊपर एक पैर रखकर ही सीढ़ी के छोर तक पहुंचा जाता है। ठीक है, फिर ठीक है रजनी, मैं सोच कर बताती हूँ तुम्हें। जितना जल्दी सोचकर फैसला करो उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी अमीर बन जाओगी तुम। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है प्रभा, मुझे तुम किसी भी समय बता सकती हो। और ये कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। प्रभा सोच विचार में डूब जाती है। वैसे बहू कह तो वो गलत नहीं रही थी, इस तरह जल्दी अमीर होया जा सकता है, और पैसा हाथ में होगा तो घर तो कहीं भी बन जाएगा। हाँ अम्मा जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन लोगों के साथ हेरा फेरी। अरे बहू, तुम कौन सा अकेली कर रही हो? तुम्हारी अमीर सहेली भी तो तुम्हारे साथ है। मेरी बात मान और दोनों सहेलियां मिलकर जल्दी सब कुछ कर लोगी। मुझे पता है तुम्हारे बारे में। अरे हम लोग जल्दी अमीर हो जाएंगे तो अच्छा ही होगा ना। अपनी सास की बात सुनकर प्रभा भी सोच विचार में खो जाती है। एक दिन अच्छी तरह सोचने के बाद वो रजनी को हाँ कह देती है। मोहल्ले की इतनी अमीर औरत के घर में प्रभा का आना जाना देखकर जब पड़ोसन उससे सवाल करती है तो वो बताती है कि रजनी उसकी बचपन की सहेली है और वो बहुत अमीर है। जब सभी पड़ोसने उससे पूछने लगी कि वो अमीर कैसे बनी, तो प्रभा ने उन्हें बताया, अरे रजनी, उसका तो पूछो मत। मेरे मायके में मेरे घर के सामने वाला तो घर था उसका। आज देखो किस्मत से इसका घर ठीक मेरे सामने आ गया है एक बार फिर से। अरे बचपन से ही बहुत अमीर है ये। पहले इसकी माँ कमेटी डालती थी और अब ये डालती है। ईमानदार तो इतनी है कि पूछो मत। अरे भाई, इतनी अमीर है तो लोगों को धोखा क्यों दे रही है? इसके पास क्या पैसों की कमी है? अच्छा सुनो प्रभा, मेरी भी बात करा दो ना उस रजनी से, क्या पता मेरी भी किस्मत जग जाए। औरतें तो इसी तरह पैसा जोड़ती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम भी जोड़ लेंगे। हमारे बारे में बात जरूर करना प्रभा तुम। अगर कोई कमेटी की स्कीम हो तो हमें बता जरूर देना। तुम चिंता मत करो, मैं रजनी से बात जरूर करूँगी। अरे तुम क्यों डरती हो? कमेटी तो मैं खुद भी डाल रही हूँ ना, वो भी पूरे 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की? लेकिन प्रकाश तो इतना नहीं कमाता। नहीं कमाते तो क्या हुआ, अब कमाने लगेंगे। मैं सोच रही हूँ अपना घर गिरवी रख दूं, कुछ पैसे ले लूंगी जिससे घर भी चलेगा और कमेटी भी चलती रहेगी। प्रकाश की कहीं नौकरी भी लग जाएगी तब तक। और फिर जब मेरी 10 लाख की लॉटरी निकलेगी, 5 लाख में अपना घर वापस ले लूंगी और 5 लाख मेरी जेब में होंगे। और प्रभा का कॉन्फिडेंस देखकर सभी पड़ोसी ने इस बारे में सोचने लगी और प्रभा रजनी के साथ मिलकर
आसपास के मोहल्ले में जाने लगी, औरतों को इकट्ठा करने लगी कमेटी डालने के लिए। और जब सभी औरतें इकट्ठी हो गई तो रजनी ने कमेटी डालने वाले दिन उनसे कहा, मेरी माँ बचपन से कमेटी डालती थी। अरे, हमारे मोहल्ले की कितनी औरतें हमारी माँ के ऊपर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उन लोगों ने भी अपने अपने घर बनवा लिए, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी खरीद ली। अब मुझसे तो किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं तो सोचती हूँ कि मेरी तरह सारी औरतें अमीर हो जाएं। क्या कहती हो तुम? तुम तो बड़ी भली हो, लोगों के बारे में कितना सोचती हो। हाँ, मैं भी कमेटी डालूंगी तुम्हारी तरह, तो मेरे भी लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। रजनी और प्रभा की चाल में अब सभी औरतें धीरे धीरे फंस जाती हैं। पहली कमेटी डाली जाती है और जब दूसरी कमेटी की बारी आती है तो सभी औरतें जैसे तैसे करके अपने गहने बेचकर, कोई अपने घर को गिरवी रखकर, कुछ औरतें जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया था, सारा पैसा रजनी के हाथ में थमा देती है। तो रजनी कहती है, देखा बहनों, आंखों में सपना हो और उसे पूरा करने का इरादा हो तो ऐसे ही रौनक आती है चेहरे पर। मैंने आप सबके लिए पिज्जा मंगाया है। बस आज से ही नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है समझो। आप लोग भी अमीरों के जैसे रहना शुरू कर दो तो फिर एक दिन अमीर हो ही जाओगे। हाँ, सही कहती हो रजनी। जब हम सोचते हैं कि हम अमीरों जैसे हैं और उनके जैसे रहने लगते हैं तो खुद ब खुद अमीर बन जाते हैं। और इस तरह अमीर गरीब सहेलियों की बातों में सभी औरतें आ जाती हैं और दूसरी कमेटी रजनी के पास इकट्ठा करवा देती हैं। उसी रात को रजनी कहती है, ये ले पार्टनर, अब हमारे काम की शुरुआत हो गई है। आधा पैसा तेरा और आधा पैसा मेरा। अब देखो कैसे एक महीने में अमीर हो जाते हैं। चल, अब जल्दी से ये मोहल्ला छोड़, अब हम किसी और मोहल्ले में चलते हैं। अरे वाह रजनी, तूने तो एकदम सही कहा था। मेरे पास अचानक से इतने सारे पैसे आ गए हैं। अरे भाई वाह, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। मैंने एक मोहल्ले में घर देख लिया है आमने सामने। चलो आज रात निकल जाते हैं। हाँ हाँ चलो। रातों रात दोनों सहेलियां वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगले दिन जब पड़ोसनों को पता चलता है तो वो हाहाकार मचाने लगती हैं। पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस वाले कहते हैं, जिसकी कोई जान पहचान नहीं उसकी क्या कंप्लेंट लिखेंगे हम। और इस तरह औरतें अमीर गरीब सहेलियों के झांसे में आकर अपना पैसा गंवाने लगी और ये दोनों की दोनों सहेलियां हेरा फेरी करके झट से अमीर हो गई। उसके बाद से ये दोनों सहेलियां यही काम करने लगीं। आज सालों बाद मोहिनी की आवाज सुनकर रूपा को बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसकी बचपन की सहेली ने उसे फोन जो किया था। कैसी हो मोहिनी? मैं अच्छी हूँ रूपा, बेटी की शादी तय कर दी है। सोचा अब तो तुम समय निकाल ही लोगी अपनी सहेली से मिलने का। जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इतने सालों से मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ ना, जबकि तुम मुझे हर बार बुलाती हो। क्या करूँ, समय ही नहीं मिलता, लेकिन वादा करती हूँ बेटी की शादी में जरूर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। और हाँ, 26 तारीख की शादी है, पूरे परिवार के साथ आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, पूरे परिवार के साथ ही आऊंगी, वादा करती हूँ जरूर आऊंगी। फोन रखने के बाद रूपा बहुत खुश थी। लगभग 6 साल बाद आज उसने मोहिनी की आवाज सुनी थी। 6 साल पहले एक बार जब वो गांव आई तब अपना नंबर मोहिनी को देकर आई थी, पर मोहिनी ने गुस्से में उससे कहा कि तुम मुझे भूल गई हो, इसलिए मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। क्या हुआ श्रीमती जी, अकेले अकेले खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो? मोहिनी का फोन था। बेटी की शादी तय कर दी है उसने, सब परिवार बुलाया है। बस इसलिए हंसी आ गई कि नंबर जब दिया था तो कहने लगी थी कि मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी, और ये देखो बेटी की शादी में सबसे पहले मुझे ही फोन कर रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमें चलना चाहिए। और तभी रूपा का बेटा कुणाल भी वहाँ आ जाता है। क्या आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हम दोनों नहीं, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। मेरी सहेली है ना मोहिनी, उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। 26 तारीख को शादी है, हम सबको गांव जाना है। क्या कहा, गांव जाना है? अरे बाप रे, आप दोनों चले जाओ, मैं गांव जाकर क्या करूंगा? शादी अटेंड करने जा रहे हैं, इसलिए चुपचाप चलो।
और फिर कुणाल ने कुछ नहीं कहा। उधर गांव में मोहिनी बहुत खुश थी कि रूपा शादी में आ रही है। आपकी हंसी बता रही है कि आपकी सहेली ने हाँ कर दी है आने के लिए। आप दोनों की दोस्ती भी कमाल की है। इतने सालों से बात नहीं की और आज बात की तो चेहरे पर खुशी देखो जरा। ऐसी ही है हमारी दोस्ती। बातें बेशक न होती हो, लेकिन दिल में जगह हमेशा रहती है। आजकल की बच्चों की तरह नहीं। आज ये दोस्त बनाया, कल वो दोस्त बना लिया। हमारी दोस्ती तो बहुत गहरी है। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती है तो बाबा के चले जाने के बाद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पापा को हम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने रूपा को नहीं बताया था कि तुम्हारे बाबा की आत्मा को शांति मिले। उन्हें लगता था कि वो शहर जाकर रहने लगी है, इसलिए उसके रहने का तरीका बदल गया है और वो मुझे भी बदल देगी। क्या बाबा ऐसा सोचते थे? देखते ही देखते शादी का दिन करीब आ गया। रूपा अपने वादे के मुताबिक शादी से 2 दिन पहले ही वहां आ गई। साथ में उसका पति और बेटा कुणाल भी था। मोहिनी को सफेद साड़ी में खड़ा हुआ देखकर उसका दिल बैठ गया। ये सब क्या है मोहिनी? बेटी की शादी है और तुमने ये रंग पहना है। तुम तो जानती हो गांव का माहौल कैसा है। जरा सा भी तड़क भड़क कपड़ा पहन लेती या श्रृंगार कर लेती तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि ये देखो, इसका पति तो है नहीं, इसे बनाओ श्रृंगार की इतनी ज्यादा क्यों पड़ी है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सब छोड़ो और चलो अंदर चलो। कुणाल बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। नमस्ते जीजा जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप कैसी हैं और कहाँ है हमारी बिटिया रानी? मैं ठीक हूँ। युविका, युविका देखो ना, तुम्हारी आंटी आई है शहर से। अपनी माँ की आवाज सुनकर जब युविका बाहर आई तो रूपा उसे देखती रह गई। मोहिनी, तुम्हारी बेटी तो राजकुमारी से कम नहीं है। देखो तो कितनी सुंदर हो गई है हमारी युविका। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। नजर ना लगे, सचमुच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो युविका। थैंक यू सो मच। चलिए ना, अंदर चलिए, चाय पानी का इंतजाम हो चुका है। सब लोग अंदर आते हैं और चाय पानी पीने के बाद रूपा मोहिनी से पूछती है कि कोई काम है तो मुझे बताओ। अरे कोई काम नहीं है, सारी तैयारियां हो चुकी है। बस आज रात हल्दी की रस्म है और अगले दिन मेहंदी, फिर शादी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम समय निकाल कर आ पाई। आंटी, आपका गांव बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली है हरियाली। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटा। कुणाल अपना कैमरा लेकर बाहर निकल आया। वहीं युविका अपनी सहेलियों के साथ घर के बगीचे में फूल तोड़ रही थी। ये नजारा देखकर कुणाल वहां पर उन सब की फोटो निकालने लगा। जब युविका ने ये देखा तो वो भी कुणाल के पास आकर फोटो देखने लगी। अरे देखो देखो, परसों इसकी शादी है और ये पराये लड़के के साथ खड़ी है। हाँ, सुना है मोहिनी की सहेली शहर से आई है, उसी का ही लड़का है ये। शहरों में होती होगी ये आम बातें, लेकिन युविका को जरा सोचना चाहिए था। और जैसे ही युविका की नजर उन औरतों पर पड़ी, युविका वहां से निकल गई। खाना खाने के बाद बहुत ही अच्छा खाना था। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। कोई काम हो तो मुझे बता देना, बाहर का या घर का। शर्म मत करना, बेटी की शादी है और शादी के घर में 100 काम होते हैं। ठीक है जीजा जी, मैंने पीछे कमरे में बिस्तर लगाया हुआ है, आप लोग वहां जाकर आराम कर लीजिए। और फिर दोनों सहेलियों को थोड़ी देर बात करने का अकेले में मौका मिला। अब बताओ मोहिनी, लड़का क्या करता है, कैसा दिखता है? अपनी युविका क्या वहाँ खुश रहेगी ना? और शादी की तैयारी में अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और सचमुच में जीजा जी का सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुमने ये सब अकेले कैसे किया होगा, मैं समझ सकती हूँ। लड़का ठीक ठाक है, किसी रिश्तेदार ने ही रिश्ता बताया है। जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करूंगी कि शादी अच्छे से निपट जाए। तुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? जानती हूँ सुविधाओं की थोड़ी कमी है यहाँ पर। कैसी अनजानों जैसी बातें कर रही हो। मेरे लिए ये माहौल कोई अलग नहीं है। बचपन में यहीं पर ही तो पली बढ़ी हूँ मैं, तुम्हारी ही तरह।
ये और बात है कि मैं शहर चली गई और तुम गांव में रह गई। तभी वो दोनों औरतें जाकर मोहिनी से कहती हैं, अरे मोहिनी, कितनी ढील दी हुई है तूने अपनी बेटी को। परसों उसकी शादी है और वो पराए लड़के के साथ बाहर फोटो खिंचवा रही है। ऐसे क्या देख रही हो, जाकर खुद ही देख लो। और तभी युविका भी वहां पर आ जाती है। मोहिनी उस पर गुस्सा होती है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुणाल ने कुछ तस्वीरें ली थी, वही देख रही थी मैं। जाओ तुम अंदर जाओ, तुम्हारी शादी है ना, तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इन लोगों को यहाँ आकर चुगली करनी पड़े। कुणाल की तो आदत है, वो कैमरा छोड़ता ही नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, ऊपर से एक विधवा की बेटी, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे बात बनाने में। हल्दी और मेहंदी की रस्म ठीक ठाक से निपट जाती है और तीसरे दिन बारात के आने का दिन था। रूपा का पति सुबह से ही इधर उधर कामों में उलझा हुआ था। हलवाई को भी वही देख रहा था और कुणाल पहली बार गांव की शादी देख रहा था, इसलिए वो अपने कमरे को लेकर वीडियो और फोटोज बना रहा था कि तभी उसे मोहिनी की आवाज सुनाई देती है और वो रो रही थी, किसी से फोन पर बातें कर रही थी। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, हाँ बारात लेकर आ जाइए। मैं वादा करती हूँ कि मैं 1 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को दे दूंगी। अब आखिरी समय पर मुझ पर इतना दबाव मत बनाइए। और कुणाल और भी बातें सुनता है जिसमें मोहिनी उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी। ये बात सुनकर कुणाल सीधा अपनी माँ के पास जाता है। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, आपकी सहेली इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। आपकी सहेली बड़ी खुददार है, इसलिए शायद आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने कानों से खुद सुना है मम्मी। वो ना घर के पीछे खड़ी होकर बातें कर रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। सुनो, ये बात किसी को मत बताना और जाओ जाकर अपने पापा को अंदर भेज दो। रूपा का पति जब वहां आता है तो रूपा उसे सारी बात बता देती है। मुझे तो लगता है वो लोग बहुत लालची हैं। देखिए ना, आखिरी समय में कोई पैसों की ऐसे डिमांड करता है क्या? क्या वो लोग नहीं जानते कि मोहिनी इतने पैसे नहीं दे सकती? देखो, वैसे तो ये मामला मोहिनी का है और वो तुमसे मदद भी नहीं लेना चाहती। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार लड़के वालों से मिलकर आता हूँ। अरे जरा देखो तो सही, कैसा घर परिवार है और आखिरी समय में 1 लाख मांगने की वजह क्या है। और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है, क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर। अरे बड़े चालाक लोग हैं, 2 जगह रिश्ते की बात की हुई है, दूसरी तरफ से पैसों के लिए हाँ हो गई तो बारात वहां जाएगी, मोहिनी के यहाँ बारात नहीं आएगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो गया मोहिनी के साथ? अब क्या होगा? और इसमें उस बेचारी युविका का क्या कसूर? इतनी प्यारी बच्ची है। रूपा को बगैर जवाब दिए उसका पति बाहर निकल जाता है। रूपा, तुम यहाँ बैठी हो, एक बारी जाओ ना युविका के पास, देखो वो तैयार हो गई है या अगर नहीं हुई है तो उसकी जरा मदद करो। तुम्हें तो फैशन की बहुत नॉलेज है ना। हाँ मोहिनी, मैं जाकर देखती हूँ। और तभी घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है। लगता है बारात आ गई है। चलो रूपा, पहले हम लोग बारातियों का स्वागत करते हैं। रूपा हैरान थी कि बाहर बैंड बाजा कैसे बज सकता है। अभी तो उसके पति ने आकर बताया कि बारात नहीं आ रही। वो मोहिनी के साथ बाहर जाती है तो मोहिनी और रूपा दोनों हैरान हो जाती हैं। घोड़ी पर कुणाल बैठा था। ये क्या मजाक है? देखो मोहिनी, इसमें युविका की कोई गलती नहीं है, वही लोग लालची हैं। अच्छा हुआ हमारी बच्ची वहां जाने से बच गई, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये गांव के लोग युविका का जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिए शादी तो आज ही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी आज ही होगी। चलो मोहिनी, अपने दामाद का स्वागत करो, हम अपनी बहू लेने आए हैं। मोहिनी रूपा के गले लग जाती है, उसे धन्यवाद देती है कि उसने सहेली होने का फर्ज निभाया। और फिर धूमधाम से कुणाल और युविका की शादी हो जाती है और शहर से आई मोहिनी की सहेली अपनी बहू को लेकर शहर वापस चली जाती है।